So in the last class we did the entire basic concept related to alkenes and alkynes, and we also came across how to create the structural formula for all the three kinds of the organic compound known as hydrocarbon. राइट आज हम एक स्पेशल हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है बेसिकली सैचुरेटेड, लेकिन वो क्लोज चेन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देता है और वो स्पेशल केस है बेसिकली नोन एज साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लो मीन्स जो साइकिल फॉर्म में हो, क्लोज फॉर्म में हो, और डेफिनेटली वो एल्कीन है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो एल्कीन से रिजेंबल करता है CnH2n। तो ये नहीं है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कुछ रेयर ऐसे क्लोज रिंग कंपाउंड्स मिलते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं और उन्हीं को हम साइक्लोएल्कीन्स कहते हैं, स्पेशलाइज्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच आर अवेलेबल इन द फॉर्म द क्लोज रिंग known as cycloalkanes. The condition for the creation of the cycloalkane is to have the existence of at least 3 carbon atoms. राइट, 3 कार्बन एटम्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा पहला सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोएल्केन क्या होना चाहिए? C3। यहां मैं अगर 3 पुट करता हूं तो ये क्या हो गया? H6। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक ट्राइंगल बना देंगे आप, और उस ट्राइंगल की वर्टाइसिस के ऊपर आप कार्बन को रख देंगे और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लेंगे। दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर, द वेरी फर्स्ट साइक्लोएल्केन। तो ये कौन सा साइक्लो? एक तो साइक्लो तो इसका प्रीफिक्स हो गया, चूंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ? प्रॉप, और सैचुरेटेड है तो नाम क्या हो गया इसका? साइक्लोप्रोपेन, C3H6। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से हुआ। इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, राइट? ठीक है, नीति सुनाई दे रहा है बेटा मेरी वॉइस आ रही है? बट दिस इज साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसके अंदर? C4H8। अब N की वैल्यू को मैंने यहां पर क्या पुट किया? 4 पुट किया तो H8 हो गया ना, ट्वाइस ऑफ N। तो यहां पर 4 कार्बन है तो क्या होगा इसका मतलब? वी नीड टू क्रिएट ए काइंड ऑफ रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों वर्टाइसिस के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? देयर शुड बी एन एक्जिस्टेंस ऑफ कार्बन ऑन ऑल द 4 वर्टाइसिस लाइक दिस। कुछ इस तरीके की शेप होगी इसकी, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ओवर हियर। So this may be seen in this format. साइक्लो इसका प्रीफिक्स रहेगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में बट यूज करते हैं और ANE। द नेम ऑफ दिस इज साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से हम जब C5H10 लेंगे, यानी कि पेंटेन की बात कर रहा हूं मैं, साइक्लोपेंटेन की बात कर रहा हूं। पेंटेन मतलब 5 यानी कि पेंटागन, और पेंटागन की 5 वर्टाइसिस पे हम कार्बन को प्लेस करेंगे और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। So this can be written like this. इंडिविजुअल लेवल अगर रफली भी बनाना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट C6H12,
दिस वन इज नोन एज व्हाट? साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसको कहेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हुआ? हम क्या लेंगे यहाँ पर? हेक्सागन लेंगे। और उस हेक्सागन के ऊपर कार्बन को हम प्लेस करेंगे। ये सभी स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं साइक्लोहेक्सेन तक। हाँ बेटा। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो बट अंडरस्टूड है, वो आपसे यहाँ पर पूछेंगे कि विच वन इज साइक्लोएल्कीन। तो अगर मान लिया C3H6 लिखा हुआ है तो यू विल राइट ओवर देयर कि दैट बिलोंग्स टू, दैट आइदर बिलोंग्स टू द एल्कीन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्म साइक्लोएल्कीन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रोपीन भी हो सकता है और ये साइक्लोएल्कीन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली होगा नहीं, वो स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स हैं, वो पूछेंगे ही नहीं आपसे ऐसा, राइट। और अगर मान लिया साइक्लोएल्कीन नाम नहीं है तो एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में से ही आपको डेजिग्नेट करना है। ये बहुत रेयर और अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन होते जरूर है, इसलिए और रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो आप हायर क्लास के अंदर देखेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ सिंगल स्ट्रेट लाइन में इन द फॉर्म ऑफ एलिफेटिक ही मिलेंगे या ब्रांच में मिलेंगे, दे मे बी अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ दिस क्लोज स्ट्रक्चर एज वेल, राइट। सो ये जो मैंने 4-5 एग्जांपल लिए हैं आपके सामने, स्टार्टिंग फ्रॉम द साइक्लोप्रोपेन टिल साइक्लोहेक्सेन तक, तो ये आप डायरेक्ट याद रखना। इसके अलावा कुछ भी ऊपर पेंटेन है, अब हेक्सेन के बाद ऊपर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। यहीं तक ही आपको रखना है, और 90% उम्मीद है कि पूछा भी नहीं जाता, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए मेरा बताना मेरे लिए जरूरी था। आई थिंक सो ये क्लियर हुआ आपको? फाइन। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन गेट्स डिवाइडेड टू पार्ट्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक इज बेसिकली द हाइड्रोकार्बन व्हिच इज अवेलेबल इन द क्लोज्ड फॉर्मेट, right? And the another characteristic feature of the aromatic that it has the simultaneous exist, that closed ring, which is in the form of hexagon, having the simultaneous presence of single and double bond. And the parent hydrocarbon over there is known as benzene. तो मैं बेंजीन का थोड़ा सा आपको डिटेल दे रहा हूँ एरोमेटिक की। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कई बार ये आपके प्री बोर्ड में पूछ लेते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो द पेरेंट वन इज नोन एज बेंजीन, और कुछ इस तरीके से दिखने का होगा। बेंजीन का फार्मूला होता है बेटा जी C6H6। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, इसके थ्रू कम से कम 3.5 से 4 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें अवेलेबल होते हैं, और इस हेक्सागन की हर रिंग के ऊपर, हर वर्टाइसिस के ऊपर कार्बन अवेलेबल है। और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। और अगर मान लिया पहले 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डेफिनेटली डबल बॉन्ड होगा। दिस वन इज डबल बॉन्ड है। फिर अगला सिंगल होगा, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल होगा, फिर ये डबल हो जाएगा।
This is one of the way to represent benzene. Yeah. ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इस और इस स्ट्रक्चर में फर्क ये है कि मैं पहले दो के बीच में डबल बॉन्ड ले रहा हूँ, ये सिंगल रहेगा, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर अगला सिंगल रहेगा, फिर ये डबल हो जाएगा। तो प्लीज सी ओवर हियर, both these structures actually belongs to the benzene itself. But what is the basic difference is the delocalization of electrons. Delocalization of electrons means the position of the electrons not fixed amongst the carbon in the given closed ring. यहां देखिए दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो केवल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहां एक पेयर है, फिर यहां दो। इज इट क्लियर? बट एट द सेम टाइम सेम स्ट्रक्चर में एक्वायर दिस काइंड ऑफ शेप एज वेल। तो ये जो अल्टरनेट चेंज है दैट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद इन नो टाइम, दैट मींस देयर इज नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द बेंजीन। The structural detail of the benzene keep on changing at every instant of time because of the rearrangement of electron amongst the carbon atom, and this concept is known as delocalization of electrons. And the better detail about the same you will study by understanding the resonance technique. This is a part of the chemical bonding at the 11th level of chemistry. It will help you to understand the reason behind it. And this delocalization of electron amongst the carbon held responsible to provide the different physical and chemical property to the same benzene itself. ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग की चेंज होने के कारण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस जो हैं held responsible to create abundance of the aromatic hydrocarbon in the form of the derivative of benzene. That is it which you need to understand as far as the aromatic is concerned. हाँ, अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है, लेकिन नहीं, इंटीरियर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर डिटेल जो है इसकी, ये जो हेक्सागोनल रिंग है वो एब्सोल्युटली स्टेबल है। Instability is in terms of the existence of pair of electron with amongst the carbon within it. यहाँ पे पेयर है, यहाँ पेयर है, यहाँ, लेकिन जहां तक इसका स्ट्रक्चरल मेन स्ट्रक्चरल डिटेल है वो हमेशा हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में ही रहेगा। ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इस स्टेबल कंपाउंड के इंटीरियर कोर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, राइट? इंटरनल चेंजेस, जैसे हमारी बॉडी के अंदर देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, द पोजीशन ऑफ द ब्लड, द लिम्फेटिक सिस्टम, राइट, कैरीज लिम्फ which is the interior core microscopic region of the shape of the blood itself. तो बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर डायनामिक एस्पेक्ट्स चल रहे हैं ना, लेकिन एज ए पर्सन वी आर स्टेबल। इसी तरीके से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में अंदरूनी चेंजेस आता रहता है, लेकिन बेंजीन अपने आप एक स्टेबल, एक्सट्रीमली स्टेबल, इनफैक्ट परफेक्ट स्टेबल कंपाउंड है। हाँ, अभी यही तो कारण है कि 4-4.5 लाख, 3.5 से ऊपर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों अवेलेबल है एरोमेटिक से रिलेटेड। और ये इसी की बात नहीं, अभी मैं आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा आपको। वहां आप देखेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स है, लेकिन उसकी अलग अलग शेप होने के कारण
वो कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू स्टडी अबाउट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ही पर्टिकुलर कंपाउंड के थ्रू हम बहुत सारे कंपाउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसका रीजन तो आप 11th में भी नहीं पढ़ोगे, सीधा 12th में पढ़ोगे। आई होप यहां तक क्लियर है, बस सिर्फ हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझना था। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था IUPAC का मतलब क्या होता है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में देखा था कि स्ट्रेट चेन है, जैसे नॉर्मल हेक्सेन, पेंटेन, या आपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, मैंने बताया था आपको प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 इन, तो वो सब क्या है, वो नेम से राइट प्रोवाइडेड बाय द IUPAC, जिसमें हम स्ट्रेट कार्बन जो आपस में कनेक्टेड थे उनके साथ हाइड्रोजन था, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, ऐसे नाम दे देते थे। क्लियर है? और वो नाम देने का, एक स्ट्रेट चेन को कैसे नाम देना है, उसकी सारी डिटेल को हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ब्रांच है, तो हम उसे कैसे नाम देंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये अगला 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू अंडरस्टैंड इट कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। और इसमें से भी ना देखो, IUPAC नेम रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही वास्ट है। मतलब मैंने आपको बताया था 22 काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अवेलेबल, और 22 में से भी हर एक के अंदर 40-40, 50-50 किस्म के कंपाउंड हैं, और सबके नाम देने की भी एक स्पेसिफिक रूल है। लेकिन जहां तक 10th का सवाल है, और जहां तक वो पूछ सकते हैं एक्सट्रीम लेवल तक, वो मैं आपको भी बता दूंगा, उससे बाहर किसी कीमत पर नहीं आएगा। तो मान लिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक ब्रांच है या नहीं। ब्रांच क्या मतलब, एक तो ये पेरेंट कार्बन, हमें सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन देखनी है। पेरेंट कार्बन चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन फॉर द गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लॉन्गेस्ट चेन यही है ना, CH3 CH CH3। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन इज नोन एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। अब इसके साथ सेकेंड कार्बन पर CH3 है नीचे। Now the question arises, what do you mean by this CH3? अब इस कंपाउंड का नाम देने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, what do you mean by alkyl group? जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, माइनस कर दो एक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन इनसे अलग कर दिया गया, तो ये रिएक्टिव स्पीस बन गया CH3, रिएक्टिव स्पीस हो गया C2H5, ये हो गया C3H7, ये हो गया C4H9। When, ध्यान से सुनिएगा, when we remove a single hydrogen out of a given saturated hydrocarbon, that leads to the formation of alkyl group. alkyl group की फॉर्मेशन होती है ऐसे, जैसे आप देखिए यहाँ, ये था ना हमारे लास्ट क्लास में मैंने बताया था मीथेन का स्ट्रक्चर, राइट। अब इस मीथेन के स्ट्रक्चर में से मान लिया मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, तो इस हाइड्रोजन को हटा मतलब ब्रेक हो गया ये बॉन्ड। ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गया, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल है या नहीं। तो CH4 एक स्टेबल कंपाउंड था, CH4 जो था वो स्टेबल था बिफोर द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये CH4 हाईली स्टेबल था, क्यों? क्योंकि हर हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंडीशन अचीव थी, और बीच में रहने वाले कार्बन की ऑक्टेट स्टेशन अचीव थी, तो ये स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड था। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया गया, तो ये हाईली रिएक्टिव स्पीस में बदल गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अभी अवेलेबल है, अब ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है टू इंटरेक्ट विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट।
टू इंटरेक्ट विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्टिव स्पीस है। क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये डेफिनेटली किसी और एटम के साथ इंटरेक्ट कर सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आउट ऑफ द गिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो जहां तक इसका सवाल है, जैसे मीथेन में से, मीथेन है ना, एल्काइल में देखिए आप अल्क और वाईएल, ये है ना एल्काइल में। अल्क तो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और वाईएल क्या है, अल्क क्या प्रीफिक्स और वाईएल क्या सफिक्स। वाईएल रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव स्पीस, राइट। तो मीथेन में से, मीथेन मेथ में से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये वाईएल कर दिया हमने, तो क्या बन गया, मीथाइल। अब इथेन में से, इथ में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन अगर इथेन में से निकाल दूं तो ये क्या हो गया, इथाइल। ये क्या हो गया, प्रोपाइन। ये क्या हो गया, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, so on and so forth. So before putting up the name to this particular special organic compound, we should be in a condition to understand the meaning of alkyl group. I hope alkyl group is clear to you. Yes, alkane से बनता है। Any doubt to it? What do you mean by alkyl group? Alkyl group is the group that is formed by the removal of one hydrogen atom out of a saturated hydrocarbon. देखो इस बात को, alkyl group is formed. Alkyl group is formed by the removal of. Alkyl group is formed by the removal of one hydrogen. By the removal of one hydrogen out of a saturated hydrocarbon. One hydrogen out of a saturated hydrocarbon. राइट। तो अब इस कंपाउंड को देखिएगा, CH3 CH CH3। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज मुझसे पूछो। अगर किसी का भी वॉइस नहीं आ रही तो मैं समझ रहा हूं सबको समझ आ गया। निशान क्लियर है? अब इस कंपाउंड का मुझे नाम देना है। नाम देने का कुछ रूल है, IUPAC ने कोई रूल स्टैब्लिश किया ना, उस रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। The very first step in order to name a given complicated or a complex organic compound containing a branch into it is to look after the longest possible carbon chain known as parent hydrocarbon. Longest carbon chain CH3 CH CH3 साफ दिखाई दे रही है। Longest carbon chain मतलब जो सीधी लाइन में हो। This straight line consists of three carbon atoms, isn't it? तो पहला आप आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन कौन सी है। दूसरा, यू विल प्रोवाइड द लोकेंट पोजीशन टू कार्बन एटम हैविंग सब्स्टिट्यूएंट इन द पेरेंट चेन। ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसके अंदर अब मेरा जो सेकंड मकसद होगा वो ये देखना होगा कि इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में से किस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और उस कार्बन का मुझे लोकेंट पोजीशन देनी होगी। लोकेंट का मतलब 1 2 3 4 5 एक्सेप्टर, एक नेचुरल नंबर। तो अगर मैं लोकेंट की पोजीशन दूंगा तो फर्स्ट आई विल आइदर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब CH3 है सब्स्टिट्यूएंट इस लॉन्गेस्ट चेन में है, तो मैं यहाँ तो कहूंगा 1 2 3 राइट। अच्छा, मैं अब राइट टू लेफ्ट चलू तो भी 1 2 3, एक सिमेट्रिक हो गया ना। पता लगा चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, सेकंड कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। तो फर्स्ट जॉब इज टू लुक आफ्टर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, सेकंड जॉब इज टू प्रोवाइड द लोकेंट,
to a carbon in the longest chain containing alkyl group. यहाँ कौन सा एल्काइल है? CH3 कौन सा एल्काइल हुआ? CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल। भाई सबको समझ आ रहा है ना? रहा है ना मैंने यहाँ पर? ये रहा मिथाइल, मिथाइल। The first job is to look after the parent hydrocarbon chain. The second job is to impart the locant position to a carbon in the longest chain containing the substituent. The substituent is in the form of alkyl group. Second, अब हमें नाम देना है। नाम कैसे देंगे? नाम follows this position. जब हम नाम देंगे बेटा एक बात याद रखना, नाम देते समय पोजीशन followed by alkyl group, then parent हाइड्रोकार्बन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन। पोजीशन का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट लोकेंट फॉलोड बाय एल्काइल। तो देखिए पोजीशन एल्काइल कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड कार्बन पे, तो 2 मिथाइल। पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है? 3। और 3 में क्या यूज करते हैं हम? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है ना, ANE। इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? IUPAC नेम इसका क्या आया? 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट और नॉट? यस ऑफ कोर्स एल्काइल ग्रुप का होगा। जहां तक हाइड्रोकार्बन का, जहां तक हम सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब लोकेंट की पोजीशन में अगर लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट जाऊं, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये साफ क्लियर है कि लोकेंट पोजीशन जो है वो सेकंड कार्बन को ही मिलेगी। तो मेरा पहला रूल क्या था? लुक आफ्टर द पेरेंट हाइड्रोकार्बन द लॉन्गेस्ट चेन। द सेकंड इज टू लुक आफ्टर टू इंपार्ट द लोकेट पोजीशन टू ए कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द सब्स्टिट्यूएंट। एंड थर्ड वन इज टू प्रोवाइड एज पर द नेम इज कंसर्न। नेम प्रोवाइड करने का फार्मूला क्या हो गया? पोजीशन फॉलोड बाय एल्काइल ग्रुप एंड पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एज सिंपल एज दैट। तो ये है IUPAC नेम, ये हो गया ऑफिशियल नेम। अब इसका घर का भी नाम है। रिंकी पिंकी भी तो नाम होता है, घर का होता है नहीं? ऐसे इसका घर का भी नाम है, ऑफिशियल नेम अलग है। तो इसका घर का नाम है, ध्यान से देना, घर का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड का। जब कभी भी मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर होगा, जब कभी भी मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर होगा, तो हम उसे कहेंगे आइजो। और चारों कार्बन, सारे कार्बन काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ में होता है बट, ANE, isobutane. If the methyl group is available at the second carbon of the longest chain, then the common name, this is known as common name, always acquired with iso as prefix, secondary prefix. ANE is suffix, but is primary prefix. Iso is secondary prefix. तो आइजो आएगा अगर सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा तो। और फिर सीधी सी बात है, जितने कार्बन है इंक्लूडिंग मिथाइल वो काउंट करेंगे। यू नहीं कह देंगे ये आइसोप्रोपेन है, नहीं, ये आइसोब्यूटेन है, ये वाला कार्बन भी काउंट होगा। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 99% इसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, 20 साल से देख रहा हूं। क्लियर है? हाँ बेटा। हाँ
बिल्कुल। अब इसका ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ना इसका CH3 का, वो CH के साथ अटैच हो गया। अभी मैं इस कंपाउंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत आपके सामने रखूंगा, अभी थोड़ा वेट कीजिए। क्लियर है ये? तो भाई इसका नाम कैसे देंगे भाई, किसी को कोई डाउट? फाइन। नेक्स्ट। नेक्स्ट फेज के अंदर मैं कंपाउंड और यहाँ लिखने जा रहा हूं, और मान लिया वो कंपाउंड कुछ इस तरीके से है। अब मुझे इसका IUPAC नेम देना है। तो रूल ये कहता है लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है, IUPAC नेम देना पहले इसका ऑफिशियल नेम। 4 कार्बन है, तो 4 का हो गया बट, है ना, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन बट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो हमने 50% आंसर तो दे दिया। अब अपने को क्या देना, पोजीशन ऑफ व्हाट, एल्काइल ग्रुप। अब ध्यान से देखिएगा यहां, मैं पोजीशन एल्काइल ग्रुप को देने जा रहा हूं। पहले मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, 1 2 3 4। जरूरी थोड़ा ना मैं यूं भी तो काउंट कर सकता था, 1 2 3 4। लेकिन जब मैं काउंटिंग ऐसे कर रहा हूं तो लोकेंट की पोजीशन आ रही है 3। जब मैं काउंटिंग यहां से कर रहा हूं तो लोकेंट की पोजीशन आ रही है 2। यानी कि लोकेंट की पोजीशन यहां पर पिछले केस की तरह नहीं आ रही। पिछले केस में तो सिमेट्रिकल कंपाउंड था, यहां सिमेट्रिकल एक तरीके से। तो भाई कौन सा आंसर सही होगा? तो कई स्टूडेंट इसका आंसर लिखेंगे 3 मिथाइल, यही तो करेंगे ना पोजीशन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। एग्रीड? और कुछ स्टूडेंट लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। कौन सा आंसर सही होगा? This answer is correct and this is wrong. Why? Because the IUPAC rule states that the position, the locate position should be given. The locate position should be given to a carbon which acquires the lowest as possible to the substituent itself. While numbering the carbon atoms in the longest chain to look after the alkyl group, we need to assign the carbon with the lowest possible value. तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेकंड कार्बन पर ही मिथाइल आ जाता है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो थर्ड पर आता है, तो थर्ड वाली बात गलत होगी। अब इन सबके पीछे ना कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ये सब हम एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाउ टू नेम इट। भाई सबको क्लियर है? अंशिका, ऋषिता, सब समझ में आ रहा है? गुड। अभिनंदन, आज सुकृति आपको आ रहा है? नियति, सुकृति आपको समझ आया बेटा? आर यू हियर इन द क्लास बेटा? आई होप ये समझ आ गया ना आपको? हाँ बेटे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जस्ट लेट मी कवर माय टॉपिक। सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड लेता हूँ, CH3 C, CH3 CH3 CH3। अब इसका नाम लेना है। रूल वही है, ये देखो कि कितनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो हमें वर्टिकल भी दिखाई दे रही है, 1 2 3 कार्बन, और हॉरिजॉन्टल भी दिखाई दे रही है 1 2 3। तो हम तो हॉरिजॉन्टल को कंसीडर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को कंसीडर करेंगे तो लोकेट की पोजीशन देंगे 1 2 3।
रूल वही कहता है, पेरेंट पेरेंट के अंदर कितने कार्बन है? 3। तो प्रॉप हो गया ना, ये नहीं, ये तो काम खत्म पेरेंट हाइड्रोकार्बन की डिटेल। अब ये ध्यान से देखिए, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है या नहीं? सेकंड कार्बन पर तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2,2 लिखेंगे। 2,2 मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी पोजीशन बता दी मैंने। 2,2 दो मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई, डाई मीन्स 2 मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। वो 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि इसी कार्बन पे एक बार मिथाइल है, इसी कार्बन पे दूसरा मिथाइल भी है, तो दोनों की पोजीशन, लोकेट पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो दोनों की पोजीशन है 2,2, चूंकि 2 है इसलिए डाई, और क्या है? मिथाइल है, प्रोपेन। क्लियर? अब इसके कॉमन नेम पर आइए, इसके कॉमन नेम पर, पिछला जो दिया था, इसके कॉमन नेम पर सेकंड कार्बन पर मिथाइल है ना, और मैंने कहा था कॉमन नेम देते समय अगर सेकंड पर मिथाइल होगा तो हम आइसो लगा देंगे, और टोटल कार्बन देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन। कॉमन नेम इसका क्या हुआ? आइसो पेंटेन। क्लियर? दिस इज कॉमन नेम। और यहां देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा? दूसरे पे ही है, 1 2 3 4 5 टोटल, सेकंड पर का है ना मिथाइल, तो आइसोपेंटीन। राइट? हाँ, सभी के होते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 90% की कॉमन नेम होते हैं। मतलब हमको हर कंपाउंड का 2 नाम याद रखना पड़ेगा, उसके घर का भी, उसका ऑफिस का भी। नहीं है? यस। जैसे इथीन है, इथीन का क्या था हमारा? C2H4, इथीन। इसका कॉमन नेम है इथाइलीन। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन नेम जनरली नहीं पूछते अभी 10th क्लास में। राइट? यहां से क्लियर हो गया आपको सब? तो दैट मेक्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स मैंने लिए, अभी कुछ मैं आइसोमेरिज्म के केस में लूंगा। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो शुड आई प्रोसीड? मैंने बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं की है, कोशिश की है कि आपको आईयूपीएससी नेम की ढंग से क्लियर हो जाए कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स में। इसका ध्यान रखना, इस कंपाउंड का ध्यान रखना, और इसका ध्यान रखना, और जो आइसोमर्स में मैं बताऊंगा उसका, तो खत्म, इससे ऊपर किसी कीमत पर नहीं आएगा। गॉट इट? मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई सबको समझ आ रहा है। टीचर होने के नाते बड़ा मुश्किल होता है मोटिवेट होना पढ़ाने के लिए जब सामने बच्चे दिखाई ना दें। मुझे लगता है मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। चलो शुक्र है आज आप 3 4 तो मुझे दिखाई दे रहे हो, तो बना हुआ है मोटिवेशन। नहीं तो एक टाइम ऐसा होता था यहाँ दीवार तक बच्चे बैठे होते थे, मजा आ जाता था काम करने में। जब राशि थी, दिव्यांशु, तो पैक्ड थी क्लास, 2 2 3 3 बैच होते थे, बड़ा मुश्किल से, और मजा आ जाता था। पर उन्होंने सारी गड़बड़ कर दी। यार आपके बैच में, अब सिस्टर के बैच से हमारे 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आईआईटी में, रिजल्ट आया उसमें, प्राउड महसूस होता है कि बच्चों को इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है। इस तरीके से हमने आईयूपीएससी नेम
ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जहां तक सिलेबस का सवाल है। यहाँ होमोलोगस सीरीज के बाद चैप्टर डेवलप कर दिया है, लेकिन आइसोमर्स भी बताऊंगा आपको जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लगभग 60% है। अगेन मैं उसके सेशंस आपको प्रोवाइड करूंगा, आप इंटरेस्ट हो आप अटेंड करना। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 so on and so forth. Then C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12, then C2H2, then C3H4, then C4H6, then C5H8, then 6. This is basically the group of compounds that belongs to alkene. Compounds that belongs to alkene and compound that belongs to alkyne, right? तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये एल्कीन का एल्काइन का ऐसे टोटल मिला के 22-23 ग्रुप बनते हैं। ये सभी ग्रुप इसे कहेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, इसे कहेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, इसे कहेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। Now the question arises, what do you mean by homologous series and how will it be possible for us to define it? Homologous series is a group of organic compound having similar structure and similar chemical properties and successive compounds differ by CH2 group. मैं लिखवाऊंगा, इसे समझो पहले जो मैं बोल रहा हूं। ये एल्केन्स को जरा अभी सारा फोकस एल्केन की वर्टिकल लाइन पर देखिए आप, जो वर्टिकल ग्रुप मैंने दिखाया है। तो मैंने क्या डेफिनेशन दिया भाई इसकी, होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सबके सेम है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, देखने में कैसे हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, भाई जो केमिकल प्रॉपर्टी मीथेन की है वही इथेन की है, वही प्रोपेन की है, क्योंकि ये बिलोंग टू द सिमिलर फैमिली, केमिकल फीचर इनका सेम है। और सक्सेसिव कंपाउंड्स जो हैं, सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स जो हैं, कंपाउंड जो हैं, दे डिफर बाय CH2। आप जरा इसको देखिए, इन दोनों को देखिए, सक्सेसिव है ना ये C2 और यहाँ C1, तो एक कार्बन का डिफरेंस आ गया, और H6 है या H4 है तो H2 हो गया, तो CH2 का डिफरेंस आ गया ना सक्सेसिव में, मीथेन और इथेन में। ऐसे ही प्रोपेन और इथेन में देखो आप, 3 कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 8 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का आ गया, फिर CH2। सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर बाय CH2। यही नहीं, यहां भी देखो आप CH2 है या नहीं, यहां भी देखो आप CH2 है या नहीं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, दूसरा, और तीसरा सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स क्या जो डिफरेंस है वो CH2 के बराबर हो, CH2 ग्रुप से हो, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इतनी बात समझ आई? अरे भाई सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर सिमिलर का मतलब हो गया कि मेन कंस्टिट्यूएंट बॉन्ड तो उनका सिंगल है। हाँ सिंगल तभी तो होगा क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी इज ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्गस्ट द मॉलिक्यूल्स, राइट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंगली बेटा जी।
हाँ हाँ बिल्कुल। सारे एल्केन, सारे एल्कीन, सारे एल्काइंस होमोलोगस सीरीज है। ऐसे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड है, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस, नाइट्रो, सब कुछ है, कीटोन्स। ये सब क्या है होमोलोग, मैंने कहा ना 22-23 किस्म के हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट आर इट्स साइलेंट फीचर। मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, साइलेंट फीचर को लिखेंगे, और डेफिनेशन ही अपने आप में पहला साइलेंट फीचर है। homologous series is defined as a group of organic compound. Homologous series is defined as a group of organic compounds having similar structure, having similar structure, having similar structure and similar chemical properties, having similar structure and similar chemical properties, similar structure and similar chemical properties in which successive compounds, in which successive compounds differ by CH2, successive compound differ by CH2. तो साइलेंट फीचर में क्या हुआ, फर्स्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, दूसरा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा डिफर बाय CH2, और चौथा हो गया द सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स आर हैविंग ए डिफरेंस ऑफ, आर हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 14U, 14 एटॉमिक मास यूनिट मॉलिकुलर। अब यहां पर हम कह सकते हैं एटॉमिक नहीं, 14 ग्राम भी कह सकता हूं मैं, मॉलिकुलर वेट कहते हैं ना जिसे, ग्राम मॉलिकुलर वेट। इसके बारे में मैंने एटम एंड मॉलिक्यूल जब केमिस्ट्री क्लास शुरू की थी उसी दौरान पहली क्लास में बताया था मैंने इसके बारे में। जैसे सोडियम का 23 है, तो दैट मींस 23U इज व्हाट, सोडियम इज 23 टाइम्स हेवी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो आप कार्बन का, मैंने कहा ना कि सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स डिफर बाय CH2, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 into 2, तो 14U इज द डिफरेंस amongst the कार्बन एटम। ये चौथा फीचर हो गया इसका, क्लियर। और पांचवा और इंपॉर्टेंट फीचर है, देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज with increase in molecular mass. Last is there is a gradual change, though the chemical properties are same, but there is a gradual change in the physical properties with the increase in molecular mass. किस तरीके से, जैसे CH2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16, 12 + 4 16, इसका कितना हुआ, बढ़ता जा रहा है ना मास, 24 + 6 30 हो गया, नहीं कार्बन का 12, 12 into 2 24 + 6, ये क्या 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन सबका इंक्रीज हो रहा है या नहीं, and that becomes the fundamental cause behind the change in the physical properties of all these compounds। तो इसमें आप देखेंगे पहले जो चार है, ये याद करने की जरूरत नहीं, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज। ये जो पहले चार हैं ये गैसियस फॉर्म में है। ब्यूटेन वो गैस होती है जो हमारे गैस घर के अंदर रसोई गैस में जो हम यूज करते हैं, जो गैस का सिलेंडर होता है ना उसके अंदर ब्यूटेन गैस होती है, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो लिक्विड आ जाएगा, और हायर कार्बन कंटेंट में जाएंगे, 10 से ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा सॉलिड्स की फॉर्म में भी आना शुरू हो जाएगा। एंड फिजिकल एक्सिस्टेंस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। दिस इज द एंड ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्लियर।
एनी डाउट टू इट? तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। प्लीज बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो आगे बढ़ूं। तो ये पक्का क्वेश्चन लिख के ले लो, आपको आएगा व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, व्हाट आर इट्स साइलेंट फीचर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखी, ये एल्किन एल्किन एल्काइन के 4-5 लिख दिया ऐसे वर्टिकल कॉलम में, और सारे पॉइंट 6 पॉइंट्स लिख दिए इसके। Similar structure, similar chemical properties, differ by CH2, having a difference of 14 U, gradual change in the physical properties. Full marks, right? And this is here the syllabus ends as far as the carbon compound is concerned. But must we know about isomerism? Because isomerism से हमें पता लगेगा कि 6 लाख जितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। एंड आई टेल यू वन थिंग, कई स्कूलों में ये कराएंगे तो वो प्री बोर्ड में पूछ लेंगे तुमसे, कई में नहीं कराएंगे। तो ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया ना, मेरे लिए कराना जरूरी है, मैं करा। और अगर आगे साइंस लेनी है तो उसके बाद का हिस्सा भी कर लेना जब भी वक्त हो आपके पास। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? द फिनोमिना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनो, अभी समझो इस बात को। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना of the existence of an organic compound having same molecular formula but different structures, and those compounds which exhibits the same are known as isomers. तो हम कहते हैं isomers। देखो, isomerism is the phenomena, isomerism is the phenomena of the existence of organic compound, phenomena of the existence of organic compound having same molecular formula but different structures। अगर स्कूल में करा दिया तो गारंटी से क्वेश्चन देंगे इसमें। The phenomena of the existence of an organic compound having same molecular formula but different structures। बेटा जी क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। आइसोमर्स, क्योंकि साइंस में भी स्टैंडर्ड पेपर आना है और सिलेबस को देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि होमोलोगस लिखा है, कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल डिटेल भी वहां मेंशन है, कहीं ऐसा ना हो कि आइसोमर्स भी हो, इसलिए आइसोमर्स कर लो। और स्कूल में कराया तो पक्का देंगे, मैं ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूं। और ये कॉज है इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। अभी जो अलग स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं, ये अभी मैं, इसका कॉज ये है बेसिकली, इट इज ड्यू टू द डिफरेंट स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम अमोंगस्ट द गिवन मॉलिक्यूल। ये जो मैंने बोला है अभी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे क्लियर करूंगा। आइसोमर के लिए द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हर वो कंपाउंड जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। So those compounds which exhibits isomerism known as isomers। आइसोमर्स बनाने के लिए या आइसोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स का होना जरूरी है। 4 या 4 से ज्यादा, यानी कि मीथेन का पॉसिबल नहीं है, इथेन का पॉसिबल नहीं है, प्रोपेन का पॉसिबल नहीं है, इथीन का पॉसिबल नहीं है, प्रोपीन का पॉसिबल नहीं है, इथाइन का भी पॉसिबल नहीं है और प्रोपाइन का भी पॉसिबल नहीं है। ब्यूटेन का पॉसिबल है, ब्यूटीन का पॉसिबल है, ब्यूटाइल का पॉसिबल है। तो जो भी सो कॉल्ड आ सकते हैं
उससे भी ऊपर के लेवल के सारे आइसोमर्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। द सेशन में टेक अनदर 10 to 15 minutes. आई होप के यू ऑल आर नॉट इन ए हरी। किसी को जल्दी हो, भाई सिलेबस में ये नहीं आ रहा तो छोड़ सकता है सेशन, लेकिन अटेंड करना, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट ही अब शुरू हुआ है आज की क्लास का। The condition for the formation of isomers is to have the existence of at least 4 carbon atom, without which not possible to have the formation of isomers. क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, अलग अलग। अब CH3 में मैं क्या बनाऊंगा आइसोमर, और CH3 CH2 CH3 सीधी लाइन बनेगी, कोई ब्रांच तो बन ही नहीं सकती इसकी। And the condition for the formation of isomers is to the basic reason behind the isomers is to have the different स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। ये मैं दिखाऊंगा, अब पहले हम समझते हैं ये क्या है मतलब इसका। तो शुरुआत करते हैं ब्यूटेन से। सालों से देख रहा हूं ब्यूटेन से ऊपर कभी नहीं पूछा, हम तो ब्यूटेन से ऊपर भी करेंगे, राइट। तो C4H10 का मैं आइसोमर आपको बता रहा हूं कि कैसे बने। आइसोमर कैसे बनता है, पहले तो आप ये देखिए, आइसोमर के लिए आपको कोवैलेंसी की नॉलेज होनी चाहिए। 4 कार्बन है, चारों कार्बन को सीधी लाइन में लिख दो, 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहले चारों कार्बन को आपने सीधी लाइन में लिखा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ब्रांच इन चारों से निकाली जा सके? ये निकाल दी, देखो। क्या कोई और ब्रांच निकल सकती है? नहीं, इसके बाद नहीं निकल सकती। क्या निकल सकती है? निकल सकती है। क्या सोचो, ये कोई और निकल सकती है? चांस ही नहीं है, कोई और चांस ही नहीं है। 1 2, ये तीसरा, ये चौथा लेंगे तो कोवैलेंसी कभी फुलफिल नहीं होगी, करके देख लो चाहे। तो कहने का मतलब है कि ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स हैं, और यहां पर वो कैसे बनेंगे। कार्बन कार्बन, देखो मैंने शुरू में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था ना, और वो स्ट्रक्चर इसलिए बनाना सिखाया था कि आइसोमर्स बन सके। तो आइसोमर्स के केस में हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो हमें मालूम ही है, राइट। सीधी लाइन में कार्बन रख के सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन फिट कर दिए, चार्जर कार्बन इलेक्ट्रॉन सभी के पास आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये क्या हो गया, CH3। भाई यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन अटैच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का यहाँ, इससे। आई होप ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली क्लास के अंदर। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, सीधी लाइन, सीधा नाम। तो पहला आइसोमर अपने आप में खुद ब्यूटेन है। अब रीअरेंजमेंट हो गया, देखो कार्बन, जरूरी नहीं है कि कार्बन हमेशा सीधी लाइन में टकराएगा। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन बाय व्हिच इट अटैचेस इटसेल्फ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच एज वेल। तो यहाँ कार्बन का मन कर गया कि सीधी लाइन में नहीं, मैं ब्रांच के साथ जाऊंगा। अब ब्रांच के साथ चला गया तो इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। इस कार्बन का 1 2 3 चौथा इस कार्बन के साथ अटैच हो गया नहीं? फिर इसका 1 2 3 4, तो अब ध्यान से देखिए, ये एक हाइड्रोजन इससे कर दिया मैंने, एक हाइड्रोजन इससे कर दिया, एक हाइड्रोजन इससे कर दिया यहाँ। अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब ये जो कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से।
ये हो गया CH3 CH3 CH CH CH3 CH3। गॉट इट और नॉट? तो ये जो स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर इसमें बदल गया। क्लियर है जो मैंने किया यहां तक? नहीं आप बनाकर देख लो, कोवैलेंसी होगी नहीं, आप करके देख लो जरा। बनाकर देख लो, होगा ही नहीं, कोवैलेंसी फुलफिल ही नहीं होगी, नहीं बना सकते रिंग की फॉर्म में। हाँ वो साइक्लोएल्केन की बात कर रहे हो ना, साइक्लोएल्केन्स को हम आइसोमर्स में कंसीडर नहीं करते। अब प्लीज याद देखिएगा ध्यान से, ये था हमारे पास एक स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, आज ही तो बताया अभी, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट और नॉट? नॉर्मल ब्यूटेन, और इसी का क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका फॉर्मूला क्या है CH। तो ब्यूटेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, एक दिस वन एक दिस वन। तो जब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो ब्यूटेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, और जब ब्यूटेन इस तरीके से दिखाई देगा, इस स्टेबिलिटी में दिखाई देगा, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। कहने का मतलब है ये अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ब्यूटेन से शुरुआत हो गई, कार्बन के अंदर तो 10 यो 20 50 100 पता नहीं कितने कार्बन होते हैं। तो एक ब्यूटेन के अंदर दो डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर मिल गए, यानी कि दो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए, और दोनों ही कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बन रहे हैं। तो हमने देखा द टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। एनी डाउट टू इट? तो स्टेबल नहीं है, जबरदस्ती बनाओगे तो बात अलग है। दिस इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ स्टेबल कंपाउंड। एक्सट्रीम लेवल पर हम लेकर चल रहे हैं, उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे बेटा। ये कार्बन दिया आपने, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ही अटैच कर दिया ना आपने। हम्म, हाँ एक दो इसी के ऊपर, क्यों? दिस इज नेवर बी पॉसिबल। एक कार्बन इसके साथ, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया, ये है एक हाइड्रोजन के साथ गया। अभी कहना चाह रही हूँ, oh, this is not practically possible. CH3, CH, CH3, CH3, इस तरीके से अगर आप एग्जिस्टेंस को रखते हैं, तो एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर जब कभी भी हमारे पास ड्यूअल ब्रांच बनती है, मैं कह रहा हूं ना बहुत कुछ आपको आगे हायर क्लास के अंदर पढ़ना है,
एक्सट्रीम के ऊपर अगर दो हमारे पास ब्रांचेस बनती हैं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस विद इन नो टाइम वेनिश हो जाती है। यहां हम इसको नाम नहीं दे सकते कि 2,2 डाई मिथाइल, और यहां आप देखिए 2,2 डाई मिथाइल, और इसको हम क्या कहेंगे, दो कार्बन होने के कारण इथेन। तो जब हम यहाँ पर फोर्सफुली एग्जिस्टेंस नहीं करा सकते बेटा, तो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर हमें कभी भी ब्रांच क्रिएट नहीं करनी, या एक्सट्रीम राइट के ऊपर। The stability of the organic compound can never take place. It immediately vanishes and rearranges itself in the form the longest chain start with the second carbon. तो ब्यूटेन के केस के अंदर हमारे पास आया, राइट। अब हम तीसरा केस लेके चलते हैं, ब्यूटेन। दिस इज द सेकंड वन। इनफैक्ट ये पहला ही था हमारा, ये फर्स्ट का बी पार्ट हो गया हमारा। द थर्ड वन दैट वी विल कंसीडर इज पेंटीन। अगर हम पेंटीन को कंसीडर करेंगे तो पेंटीन के केस के अंदर किस तरीके से, मैंने क्या कहा था, 1 2 3 4 5, पहले सीधे कार्बन लो। अभी प्लीज देखिएगा यहाँ पर, डोंट डू एनीथिंग, पहले सीधा लो, फिर क्या करो, 1 2 3 4, फिफ्थ यहां ले लो, और आप ये कर सकते हो 1 2 3 4 या फिफ्थ यहां ले लो, बात एक ही है। एक दो तीन चार, अब यहां पर 5 है ना हमारे पास पेंटीन की केस के अंदर, तो हम एक काम और कर सकते हैं, एक कार्बन को इसके साथ और एक कार्बन को इसके साथ ऐसे आज ही खत्म कर देना चाहता हूं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन द नेक्स्ट क्लास। क्लास सब में चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास वेस्ट हो जाएगी एक तरीके से। तो अब आपकी ये जो हमारा है, दिस इज CH3, अब CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH3, और यहां पर हम करेंगे CH3 CH2, this is CH3, this is CH3, ये CH3 अब कैसे आता है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, CH2 CH3, ये दोनों एक ही बात है इसकी, और यहां पर हम CH3 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 CH3, यहां पर नाम होगा इसका नॉर्मल पेंटेन, यहां नाम होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल 1 2 3 4, 2 मिथाइल या 1 2 3 4 दोनों एक ही चीज है, और यहां नाम होगा 2 2 डाई मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन है CH3 प्रोपेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे, राइट। हेक्सेन के आप बनाकर दिखाइएगा जितना पॉसिबल हो, और मुझे भेज दीजिएगा C6H12, ये होमवर्क है। इसके कई बनेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, ये होमवर्क है, आप में अगर इंटरेस्ट हो तो बनाइएगा, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। अब मैं आइसोमर्स बता रहा हूं आपको एल्कीन के, जस्ट 5 मिनट की क्लास रह गई। एल्कीन में भी ये ब्यूटाइन से शुरू होगा, ब्यूटीन से, सॉरी, C4H8, यहीं पे सीधी कार्बन लेंगे 1 2 3 4, यहाँ 2 आएगा, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, ये हो जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3, इसको कहेंगे हम नॉर्मल ब्यूटीन।
दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4। तो दिव्यांशु जो लास्ट क्लास में आप बोल रहे थे आपने बीच में लिया था, मैंने उस समय इसलिए मना कर दिया था क्योंकि आइसोमर्स की कंडीशन क्लियर नहीं थी, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। इन दो के बीच में भी मैं ले सकता हूं। अगर मैं दो के बीच में लूंगा तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या था? ब्यूट, लोकेंट पोजीशन 1 इन, और यहां पर 1 2 3 4 यहां होगा ब्यूट 2 इन। सेकंड कार्बन पर है ना डबल बॉन्ड, तो बिल्कुल ब्यूटीन ये और ये ब्यूटीन, फॉर्मूला बेशक सेम है इसका, लेकिन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग है। Got it or not? Thanks. इस केस के अंदर बेटे हाँ हाँ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट राइट। अब उसके बाद आता है हम ब्यूटाइन पर की बात करेंगे। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किसी ने पूछा नहीं है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आज तक। 1 2 हाँ नहीं, दो ही दो रहेंगे उस केस में। अब एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाओगे तो पहले वाला ही बन जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल, तो ये हो जाएगा भाई CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH। इसका नाम हम क्या देंगे? बट 1 आइन। अच्छा अब ये 1 2 3 4 और ट्रिपल बॉन्ड इन तीनों के बीच में बना दो, इन दोनों के बीच में सॉरी, यहाँ सिंगल यहाँ सिंगल, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, तो ये क्या हो गया? सेकंड कार्बन पर आ गया ना ट्रिपल बॉन्ड, बट 2 आइन। राइट, तो दैट मेक्स, देखो मेरी तबीयत खराब है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मैं फिर भी सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को कभी भी पोस्टपोन करना नहीं चाहता अंटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसे अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देखना चाहिए। अब ये सेशन हमारा यहाँ खत्म हुआ, इससे बाहर किसी कीमत पर भी टर्म 2 में नहीं आएगा। एक्स्ट्रा डिटेल्स हम आपको फ्यूचर के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका टेस्ट लूंगा, आपको तो पता ही है कई टेस्ट लूंगा राइट, तो उन टेस्ट को आप जरा ढंग से एग्जीक्यूट करना। मोस्ट प्रोबेबली आपके टिप्स पर होगा ये जो कुछ भी मैंने आज आपको क्लियर किया है राइट। समय लगता है किसी भी चीज को, समझदार स्टूडेंट क्या करेंगे, लखमीर सिंह में से या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, इवन एनसीईआरटी में से भी आप पढ़कर इस चीज को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे राइट। लेकिन जितना निचोड़ा मैं आपको बता चुका हूं, आज हमारा कार्बन कंपाउंड चैप्टर यहाँ खत्म हुआ है इस बात टर्म 2 सिलेबस इज कंसर्न। अगली क्लास के अंदर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लूंगा राइट, वो बड़ा ही प्रोमिनेंट टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि उसके एक भी सेशन को आप ना छोड़ें क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैं कह सकता हूं कि 10 में से 7-8 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में डाल देता है और एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। अगर आपने सेशन को ढंग से अटेंड किया तो आपके 10th 12th क्लास के 3 चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसका बेस तैयार कर दूंगा, और अल्टरनेटिंग करंट AC। तो ये सब है, उसका भी हमारा काफी सिलेबस डिलीट कर दिया गया, जनरेटर हटा दिया गया, हमारा डोमेस्टिक वायरिंग भी हटा दिया गया, विल सी इट इन द लेटर ऑन स्टेज। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए चैप्टर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, आप इसका थोड़ा रिवीजन करें। और कल हमारा मैथ का टेस्ट है ना, MCQ बेस्ड जो है।